घोषणा पत्र के माध्यम से राजनीतिक दल लोगों के बीच जाकर पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हैं। साल 2018 में कांग्रेस ने आम जनता और हर वर्ग के बीच जाकर जन घोषणा पत्र तैयार किया था। इस जन घोषणा पत्र में 36 बिंदु शामिल किए गए थे। इन 36 बिंदुओं में हर वर्ग का ध्यान रखा गया था। इस बार 2023 विधानसभा का चुनाव है। चुनाव के ठीक पहले दोनों ही प्रमुख पार्टी घोषणा पत्र को लेकर मंथन कर रही है। विपक्ष में बैठी बीजेपी जहां इस बार आम जनता के दरवाजों पर पहुंचकर लोगों से राय ले रही है, तो वहीं कांग्रेस में भी घोषणा पत्र को लेकर बैठकों का दौर जारी है। पहली बार हुई कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस भी चुनाव घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव ले रही है। कोई भी व्यक्ति या संगठन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लिखित में सुझाव दे सकता है। इसके साथ ही ईमेल पर भी सुझाव भेज सकते हैं। घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक संपन्न हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव उसमें प्राप्त हुए हैं। सभी समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना हम लोग जारी कर चुके हैं कि जिनको भी घोषणा पत्र से संबंधित आगामी चुनाव को लेकर सुझाव देना है, तो हमने एक ईमेल एड्रेस भी प्रसारित किया है और व्यक्तिगत तौर पर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यदि कोई सुझाव आकर देना चाहता है तो वो दे सकता है। ईमेल में भी लगभग 500 से अधिक अब तक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। 2018 में कांग्रेस ने आम जनता के बीच पहुंचकर घोषणा पत्र तैयार किया था। इसी घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने 15 साल की भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल किया। इस बार पहली बैठक हुई है। इस बैठक में रणनीतियों के साथ ही सदस्यों से चर्चा की गई है, लेकिन इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि पिछले बार कांग्रेस के लोग घर घर तक गए थे, जन घोषणा पत्र बनाया था, गंगा जल और गीता हाथ में लेकर सौगंध खाई थी। जिन बिंदुओं पर जन घोषणा पत्र तैयार किया था वह अधूरे हैं, इसलिए जनता के बीच वापस जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र समिति में रहने से मना कर दिया, इसलिए इस बार कांग्रेस बंद दरवाजे में घोषणा पत्र तैयार कर रही है। 36 बिंदुओं पे जन घोषणा पत्र तैयार किया था, वो वादे अधूरे हैं, कांग्रेस के धोखा है, झूठे वादे हैं, इसलिए जनता के बीच वापस जाने की हिम्मत नहीं है। टीएस सिंहदेव ने तो जन घोषणा पत्र समिति में रहने से इनकार कर दिया। उसने कहा जब वादा पूरा नहीं हुआ तो मुझे इस समिति में क्यों रखोगे, क्यों मैं जनता के बीच झूठ बोलने जाऊंगा। इसलिए इस बार कांग्रेस बंद दरवाजे में घोषणा पत्र तैयार कर। किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसका घोषणा पत्र सत्ता में आने के बाद रोड मैप होता है। इसी घोषणा पत्र में किए गए वादों को सरकार बनने के बाद पूरा किया जाता है। इसी घोषणा पत्र की बदौलत कांग्रेस ने 15 साल की बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। इस बार बीजेपी जनता के दरवाजों पर पहुंचकर घोषणा पत्र बना रही है, तो वहीं कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच आखिर किस पार्टी का घोषणा पत्र लोक लुभावन होगा, ये तो घोषणा पत्र सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। दरअसल सत्ता की सीढ़ी घोषणा पत्र को तब माना गया जब 2018 में कांग्रेस 15 सालों बाद सत्ता से बेदखल रहने के बाद सत्ता में लौटी और कहा गया कि कांग्रेस की जीत में एक बड़ा आधार जो है वो घोषणा पत्र का रहा है, क्योंकि कांग्रेस हर वर्ग के पास जाके घोषणाओं को में शामिल करने से पहले उन्हें रायशुमारी की, चर्चा की और उसके बाद एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया गया जिसके जरिए कांग्रेस सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुई है। फिर से एक बार साल चुनावी है, चंद माह के बाद चुनाव होने हैं और ऐसे में दोनों ही दल घोषणा पत्र बनाने की तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस की आज पहली बैठक हुई, बैठक के बाद कुछ निर्णय लिया गया और संभवतः कल भी ये बैठक जारी रहेगी, तब जाके और भी निर्णय लिए जाएंगे कि क्या कुछ घोषणा पत्र में होना है। दरअसल घोषणा पत्र कितना जरूरी या मजबूरी और इसके अमल को लेकर क्या कुछ होना है, इन तमाम विषयों पे आज चर्चा करेंगे, जवाब लेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। हमारे साथ अशोक बजाज जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए। अशोक जी आपका स्वागत है। धनंजय ठाकुर जी जुड़े हुए, सीनियर प्रवक्ता है। धनंजय जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में संजीव गुप्ता जी हमारे साथ है। संजीव जी आपका भी बेहद स्वागत है। धनंजय जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। पहली बैठक आज कांग्रेस की हुई है, तब
जब बीजेपी सभी मंडलों में घोषणा पत्र के लिए सुझाव पेटी भेज चुकी है? क्या आप लोग से देरी नहीं हुई? देखिए अवधेश जी, आज निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो घोषणा पत्र समिति है उसकी पहली बैठक हुई है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रदेश की जनता में जो उत्साह है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आएगा वो किस प्रकार से होगा, क्या इस बार हमारे लिए उसमें क्या होंगे, सारे जो लोगों की जो कयास लग रही है, जो इंतजार कर रहे हैं, इससे समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 2018 के में घोषणा पत्र जारी किया था, इसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए योजनाएं थी, इस प्रदेश को बेहतरी के लिए योजनाएं थी, यहाँ के संस्कृति परंपरा तीज त्योहार के लिए योजनाएं थी, यहाँ की कल्चर के लिए योजनाएं थी, यहाँ चाहे रामवन गणपत की बात कर लूँ या माता कौशल्या मंदिर की बात कर लूँ, मैं स्वाभाविक सी बात है हमने जो 2018 में चुनाव जीतने के बाद जो पौने 5 साल में अपने घोषणा पत्र के लगभग 98% वादे को पूरा किया है और आज छत्तीसगढ़ खुशहाल हुआ है। उसके बाद स्वाभाविक सी बात है भी आने वाले समय जो चुनाव है तो हर पार्टी घोषणा पत्र बनाती है और हमारे घोषणा पत्र को लेकर जो उत्साह जनता के बीच में जा रहे दिख रहा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो जो भाजपा हर बार घोषणा करके जो जनता से वादा खिलाफी करती है, मुकर जाती है, ये घर घर जा रहा है, अपने मंडल स्तर पर जा रहे हैं, लेकिन क्या कार्यकर्ता जनता का उनको रिस्पांस मिल रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है। जनता उनको सुझाव देना पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि चाहे मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, जब 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी या 9 साल में जब से केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ने जनता के वादों को पूरा नहीं किया। चाहे किसानों के आमदनी के बढ़ाने का वादा रहा हो या उपज की कीमत देने का वादा रहो या 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देने का रहो या 15 लाख रुपए खाते में जमा करना हो। धनंजय जी, अशोक जी, आपको क्या लगता है कि घोषणा पत्र के जरिए जनता के दिल तक उतरना, मन तक उतरना और वोट में कन्वर्ट करके सत्ता तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती तो होती है, लेकिन आप लोग भी घोषणा पत्र के जरिए लोगों के बीच में पहुंच रहे, कई तरह के वीडियो सामने आ रहे, आप लोग का विरोध भी किया जा रहा है, कई जगह सहयोग भी किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप पूरी गतिविधियों को? और आज कांग्रेस की पहली बैठक हुई, इस पे क्या कहेंगे? देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे व्यवस्थित ढंग से और समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर चल रही है। हमारी प्रदेश स्तर पर घोषणा पत्र समिति बनी है, संभाग स्तर पर समितियां बनी हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में सुझाव पेटी लेकर सब जा रहे हैं हमारे पदाधिकारी और लोगों से सुझाव ले रहे हैं। और जो लोग हमारे सुझाव देने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको ये सुविधा दी गई कि व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप से अपना सुझाव दे सकते हैं अथवा ईमेल आईडी दी गई है, उस ईमेल से अपना सुझाव भेज सकते हैं, पोस्ट कार्ड से अपना सुझाव भेज सकते हैं। ये सारी सुविधाएं दी गई हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50,000 से अधिक सुझाव भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आ चुके हैं विभिन्न माध्यमों से और लोगों में सुझाव देने के लिए उत्सुकता है। और बहुत सारे सुझाव तो ऐसे आ रहे हैं कि पिछली सरकार ने जो वादा खिलाफी की, लोगों को ठगने का काम किया, पिछली सरकार ऐसा मतलब ना हो। पिछली सरकार मतलब बीजेपी की या मौजूदा सरकार? कांग्रेस की सरकार ने, अभी हमारे धनंजय जी कह रहे थे कि हमने 98% वादे पूरे कर लिए। इसके पहले के प्रवक्ताओं ने कहा था कि हमारे सारे वादे पूरे हो गए, उसके बाद इन्होंने कहा कि 99% वादे पूरे हो गए। आज ये 98 में आए हैं और वास्तव में इनके जितने भी वादे इन्होंने किए थे 36 वादे, वो सब है आधे अधूरे हैं। बिजली बिल इन्होंने कहा था हम हाफ करेंगे, बिजली बिल बढ़ा दिया और हाफ कर दिया, तो पहले से ज्यादा बिल लोगों को भरना पड़ रहा है। अभी हम एक गांव गए थे, वहां महिला समूह की महिलाओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा 2,500-3,000 रुपए बिल आ रहा है, आपकी सरकार के समय 300 आता था और 300 को इन्होंने हाफ करके 3,000 रुपया कर दिया। तो इन्होंने जो वादा किया, गांव का नाम बताएंगे? इन्होंने घोषणा की। अशोक जी मैं टोकूंगा आपको, हाँ। इसलिए क्योंकि मैं एक बार संजीव जी के पास जाऊंगा। धनंजय जी ने आपसे पूछा है, उस गांव का नाम बता दीजिए, आप जब तक जिक्र कर लीजिए, मैं एक बार संजीव जी के पास पहुंचता हूं। संजीव जी, घोषणा पत्र के जरिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, दावे किए जाते हैं कि हमने तो तमाम घोषणाएं पूरे कर दिए और जो बचे हुए आने वाले समय में कर देंगे। घोषणा पत्र बनाने का, सुझाव लेने का जो प्रक्रिया इस बार दोनों ही दल की तरफ से जारी है, आपको क्या लगता है कि 2018 में कांग्रेस के लिए घोषणा पत्र ने जो बड़ी भूमिका निभाई थी, कमोबेश वही तस्वीर इस बार भी देखने को मिलेगी? देखिए, किसी भी चुनाव में अवधेश मैं बता दूं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, संसद का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या फिर जो नगरीय इकाई का जो चुनाव होते हैं, नगर निगम और दूसरे जो चुनाव होते हैं, उसमें घोषणा पत्र का निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का घोषणा पत्र
बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। जिस हिसाब से उन लोगों ने वादे किए थे, जिस हिसाब से वादा करने की वादा पूरे करने के लिए जिस हिसाब से उन्होंने कहा था, वो निश्चित तौर पर काफी स्ट्रांग था। ये अशोक जी भी मानेंगे इस बात को और दूसरे भी जो लोग मानेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप घोषणा करते हैं, अच्छी बात, लेकिन घोषणा पूरा भी तो कीजिए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आप ये दावा क्यों करते हैं कि हमने इतना घोषणा किया, हमने इतना घोषणा किया? भैया, आपने जो घोषणा किया था वो पूरा घोषणा को पूरा करने के लिए किया था। आपने ये थोड़ी कहा था कि हम इसके 90% घोषणा को पूरा करेंगे, हम इसके 50% घोषणा को पूरा करेंगे, हम इसके 40% घोषणा को पूरा करेंगे। तो ये तो एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि आप घोषणा कर दीजिए, पूरा करना नहीं करना बात की बात। ऐसा मत करिए। आप लोग ऐसा करिए कि दोनों पार्टियों से मेरा निवेदन है, और जो भी यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहती है उस पार्टी, राजनीतिक पार्टी से निवेदन है कि भले आप 5 घोषणा कीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप 36 घोषणा करें। छत्तीसगढ़ है तो 36 कर देंगे, 40 कर दीजिए, 36 दूनी 72 कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? 90 विधानसभा सीट है तो 90 घोषणाएं कर दीजिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप केवल 5 घोषणा कीजिए और 5 को पूरा करिए। आप जितना घोषणा कर सकते हैं, जितना पूरा कर सकते हैं, उतनी घोषणा करें। आप चांद तोड़कर लाऊंगा, ठीक है, आप चांद पे पहुंच गए हैं, चंद्रयान 3, तो इसका मतलब चांद तोड़कर लाऊंगा, इस तरह की घोषणाएं ना करें, है ना? मेरा ऐसा कहना। बिल्कुल आप ये बात, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसी घोषणाओं को, ऐसी बातों को शामिल ना किया जाए जो पूरा ना हो सके, और बाद में ये परसेंटेज वाइज जाने की जरूरत ना पड़े कि हम इतने परसेंट तक पहुंच चुके। धनंजय जी, आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि घोषणा पत्र को आप लोगों ने पूरे करने का जो डेटा दिया है 98%, 99%, 100% और 80%, ये क्या चक्कर है? पहली बात। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, 5 साल के सत्ता का वर्तमान में अनुभव है, फिर भी आप घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांग रहे। 500 से ज्यादा सुझाव भी आप लोग को आज ही मिल गया। मैं सुन रहा था, अभी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं गुप्ता जी, मुझे लगा था कि अगर घोषणा पत्र में बात करेंगे, थोड़ी सी ईमानदारी दिखाएंगे। नहीं धनंजय जी, सुन लीजिए ना, मैं एक बार करेक्ट कर देता हूं। संजीव गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है, प्रवक्ता नहीं है। आपने प्रवक्ता कहा, इसमें क्षमा कीजिएगा, पत्रकार है। मुझे लगा था कि पत्रकारिता का जो निष्पक्षता होती है उस पर बात करेंगे। पता नहीं उनको हमारे 98% घोषणा पत्र पूरा होने में उनको किस बात की पीड़ा, मुझे समझ में नहीं आया। इनको तो ये होना चाहिए था कि अगर इसमें कमिटमेंट कर रहे थे, कोई प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो पूर्व की सरकार के घोषणा पत्र के विषय में पहले बात करनी चाहिए थी। अरे जिस सरकार ने 98% घोषणा को पूरा कर दिया, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक वादा पूरा नहीं किया, उस पर एक लाइन बोलने की साहस दिखाने का काम गुप्ता जी ने नहीं किया। जो रमन सरकार ने जो 15 साल धोखा दिया, उसमें एक लाइन नहीं बोल पाए। पता नहीं इनको क्या पीड़ा। खैर, उनका अपने निजी विचार हो सकते हैं, उनके हो, लेकिन एक पत्रकारिता का धर्म यह होता है कि अगर घोषणा पत्र में बात हो रही तो सारी अच्छी बात हुई। दूसरी बात, मैं अभी अशोक बजाज जी सुन रहा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बिजली बिल हाफ सुविधा का सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं, जो मेरे स्वयं के घर के, मतलब मेरे भाई के घर का है, जिसमें आप देखेंगे कि 34,896 रुपए का बेनिफिट उनको मिला है। तो हम झूठ बोलने वाले लोगों उसमें नहीं है। दूसरी बात, मैंने इनसे पूछा कि कौन सा महिला स्व सहायता समूह है, घर बताइए, उसका कारण समझिएगा उदय जी। अगर ये कह रहे हैं किसी महिला स्व सहायता समूह के पास गए हैं, उनका 2,500 रुपए का बिजली बिल आया है, तो मैं चूंकि एक सरकार का अंग हूं, एक सरकार हमारी है और संगठन का मैं एक अंग हूं, प्रवक्ता हूं, तो मैं उस बिल को जानना चाहता हूं कि उसकी 2,500 रुपए का बिल कैसे आया। क्योंकि कहीं भी किसी महिला स्व सहायता समूह का बिल, या मैं समझता हूं किसी घर का बिल 2,500 नहीं आता। मेरे खुद के घर में उतना बिल नहीं आता, जहां 4-5 पंखे कूलर चलते हैं, पंप चलता है। तो झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। तीसरी बात, हमारी सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में जमा कराएंगे। हमारी सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमारी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम आदिवासियों को, प्रत्येक व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी देंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। हमने कहा किसानों को धान की कीमत 25 रुपए हम देंगे, हमने उसको पूरा किया। हमने कहा किसानों को हम कर्ज मुक्त करेंगे, हमने 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया। हमने कहा कि महिला स्व सहायता समूह की ऋण माफी होगी, 19 करोड़ किया। सुन लीजिए ना, हमने 19 करोड़ कर्ज माफी किया। हमने आदिवासियों के 65 टन उपज के समर्थन मूल्य में खरीदी की बात की किया। हमने 4 रुपए तेंदुपत्ता तक दिया। हमने 98% घोषणा पत्र पूरा किया है ना, क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं और आने वाला टाइम हमारे पास में, हम उसको 100% करेंगे। 2 महीना है। लेकिन कभी हम बात करते हैं तो हमको पूर्ववर्ती सरकार के देखना चाहिए। ये भी तो कहे थे किसानों को धान कीमत 21 रुपए देंगे, 300 बोनस दिए, नहीं दिए। इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि आदिवासी परिवार के दोगे, तो नहीं किया गया है। धनंजय जी, बीजेपी ने घोषणाएं पूरी नहीं की, यही एक बड़ी वजह यह भी थी कि आप लोग सत्ता में लौटे 2018 में। बेहतर है कि घोषणा पत्र पे अपन चर्चा करेंगे। संजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इतना कहना चाह रहा था धनंजय
कि मैंने कहा है कि सभी पार्टियों सरकारों से निवेदन है। सभी और पार्टी अगर नहीं आपको कहा, ऐसा लगता है आपने कि- 98% की बात कहा। सुन लीजिए, आप फिर से सुन लीजिए, आप फिर से सुन लीजिए जो मैंने कहा। आपने कहा 98%, 99%। एक बार कंप्लीट कर लीजिए संजीव जी। आप सुन लीजिए धनंजय जी, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। तो सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे पत्रकारिता सिखा रहे थे, आपसे मेरे को सीखने की जरूरत नहीं पत्रकारिता। मैं नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, मैं आपको सिखाने नहीं आया हूं, पर आप जो कह रहे हैं वो आप ठीक नहीं कह रहे हैं। मैं कोई सिखाने आपको नहीं बैठा हूं, लेकिन अगर आप पत्रकार बन के बैठे हुए हैं तो आपको जनता देखता है कि पत्रकार को कैसी बात करनी चाहिए। भाई मैं 98% की बात कर रहा हूं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप में क्षमता नहीं है, सुनिए ना, आप में क्षमता नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की। आप क्षमता नहीं है आप में, आप क्या बात करेंगे? आप बोले क्या 15 लाख के बारे में बोले? आप क्या आपने 21 के बारे में बोले क्या? आपने जो बात कहा वो इस सरकार के विरोध में बात किया, जो एक पत्रकारिता का धर्म नहीं होता है। अगर आप अरे लिखवा लीजिए ना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, लिखवा लीजिए, मैं संघ का पत्रकार हूं, क्यों नहीं लिखवा लेते? डरते किस बात के हैं? आप सुन तो लीजिए, ये कोई बात नहीं, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता का सम्मान चाहते हैं, पूरा सम्मान होगा। लेकिन अगर पत्रकारिता के आड़ में आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभिव्यक्ति की आजादी है, क्या इनमें क्षमता नहीं नरेंद्र मोदी की महंगाई बोलने की? इनमें क्षमता नहीं कि नरेंद्र मोदी की महंगाई बोलने की? इनमें क्षमता नहीं है, इनमें क्षमता नहीं 15 लाख के विषय बोलने की? इनमें क्षमता नहीं 5 के बोलने की? धनंजय जी आप क्यों केंद्र, आपने बात किया ना, आप क्षमता नहीं है बोलने की, स्वीकार कीजिए। धनंजय जी आप यहाँ बैठ के अगर किसी पार्टी के घोषणा पत्र पर सवाल उठा रहे हैं तो आपको दोनों विषय में बात करना चाहिए। धनंजय जी नहीं, आप इसमें अवधेश जी बोलेंगे, आप एक बार बताइए। धनंजय जी आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। धनंजय जी संजीव जी को बोलने दीजिए, मैं निवेदन मैंने सिर्फ ये कहा कि कोई भी पार्टी वादा करे तो पूरा, चाहे वो पांच वादा करे। मैं कोई भी पार्टी बोला, मैंने ये थोड़ी कहा कि आप कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया। आपने कहा 98% की बात कहा, आपने कोट किया 98% का। धनंजय जी एक बार बोलने दीजिए, आपने कोट किया 98% का। बोलने दीजिए, एक बार बोलने मैं ये दीजिए। कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी नहीं, आपने कोट किया ना भाई। धनंजय जी एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। धनंजय जी एक बार संजीव जी को कंप्लीट कर दीजिए। क्या मैंने कांग्रेस कहा, क्या मैंने सरकार का अवधेश जी? मैंने ऐसी कोई भाई बात मैंने तो तुझे पहले कहा कि 98% मैंने कहा, तो आपने उसे कोट किया। धनंजय जी ऐसे आपने नहीं चल कोट किया पाएगा। ना उसको। धनंजय जी ऐसे कैसे चलेगा? एक बार बोलने दीजिए संजीव जी को। मैंने कांग्रेस को, मैंने 98% का आपने कोट किया। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि पूरा करिए, चाहे 80% हो, 98%, 99%, 40%। मैंने ये कहा पूरा का पूरा करना चाहिए। अब इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा नहीं कर रही है, कांग्रेस की सरकार पूरा नहीं कर रही है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक नहीं तो आपको निष्पक्ष बात करना चाहिए ना। आपने तो नहीं कहा, मैं अशोक जी आपने के तो पास नहीं कहा। लौटूंगा, मैं अशोक जी के पास लौटूंगा। संजीव जी मैं अशोक जी के पास मैंने कहा है कोई भी राजनीतिक पार्टी, अब कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं कहा आपने, नहीं बिल्कुल आपने नहीं कहा, आपने 98-99 की बात कहा। संजीव जी आपने कहा है, नहीं तो संजीव जी आपने बिल्कुल कहा जो कहीं न कहीं आपके निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। क्लियर कर देता हूं, संजीव जी ने ये कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो उतने ही घोषणा करे जितना पूरा कर सके। चांद पे हम पहुंच गए लेकिन चांद तोड़ने के घोषणा पत्र में ना हो, ये संजीव जी ने कहा। मैं कोट करता हूं। खैर बहरहाल अशोक जी के पास मैं लौटता हूं। अशोक जी, घोषणा पत्र को लेके बड़ा ही विवाद चल रहा है, बहस चल रहा है। आपको क्या लगता है कि घोषणा पत्र आप लोग का एक बड़ा आधार होगा सत्ता तक पहुंचने के लिए? अशोक जी देखिए, घोषणा पत्र हमारा एक संकल्प पत्र होता है। हम लोग कोई वोट हासिल करने के लिए सब नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमारा देश के जो नायक हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के नेता हैं, वार्ड के नेता हैं, वो भी अपने आप को सेवक मानते हैं, प्रधान सेवक मानते हैं। तो सेवा की भावना से सुविधा देने के लिए, सहूलियतें देने के लिए और लोगों का कल्याण करने के लिए हम जो संकल्प जारी करेंगे वो हमारा घोषणा पत्र होगा। अब कांग्रेस ने जिस ढंग से वादा खिलाफी की, इसकी चर्चा आज जगह जगह हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए अवधेश जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है? यहाँ छत्तीसगढ़ में भेंट मुलाकात में भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई सवाल किया जाता है तो किस तरह से जवाब दिया जाता है, कैसे उनको धर पकड़ किया जाता है, ये आपने अनुभव किया है। तो यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, ये वादा पूरा करे या ना करे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को पहले नई घोषणा पत्र तैयार करने के पहले पुरानी घोषणाओं को पूरा करना चाहिए और इनको घोषणा पत्र जारी करने की जरूरत क्या है?
अशोक जी, कांग्रेस भी वही बात कहेगी कि आप लोगों ने जो 3 घोषणा पत्र लाया 2003, 8 और 13 में, पहले उसे पूरा कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपने जो कहा 1990 की बात आप कह रहे कि घोषणा पत्र हम वोट लेने के लिए नहीं कर रहे, अरे सरकार बनाने के लिए ही, सत्ता तक पहुंचने के लिए तमाम कवायद है। बहरहाल मैं लौटूंगा आपके पास अशोक जी। धनंजय जी, आप लोगों को घोषणा पत्र तब तक नहीं बनाना चाहिए जब तक आप लोग पुराने घोषणा को पूरा न कर ले। बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है धोखा देना, इसीलिए उस प्रकार से बात करें। मैंने कहा ना, मैं तो दावा करता हूं किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमारी योजना का लाभ मिलता है। डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके पुत्र अभिषेक सिंह जी को हमारी सरकार की न्याय योजना का लाभ मिलता है। ये अलग विषय है कि ये सरकार की योजना का लाभ लेने के बाद झूठ बोलते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दिखाया हूं कि बिजली बिल हाफ योजना में कितना मेरे परिवार के एक सदस्य को लाभ मिला है। इससे ज्यादा सच कोई नहीं बता सकता। और मैंने तो इस बात के लिए पूछा है अशोक बजाज जी से कि आप किस गांव में गए थे जहां 2,500 रुपए का बिल है, दिखा दीजिए, मैं उस बिल का करेक्शन। मैं ईमानदारी से बात कर। दूसरी बात और हम वो लोग हैं जो 34 घोषणा पत्र पूरा करने के बाद भाजपा कार्यालय भेजे हैं। मैं ये पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे घोषणा पत्र, ये भी आपको बताऊंगा, सत्य का फल नहीं करता, भाजपा कार्यालय में भेज दिए हैं। सही बोलता हूँ, प्रमाणिक बात बोलता हूँ। अरे हम तो 34 वादे पूरा करके भाजपा कार्यालय भेज दिए हैं। आप में क्षमता को नरेंद्र मोदी के वादा दिखा दो, 15 लाख किसके खाता में आया है। संजीव जी आपका शुक्रिया, अशोक जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया। कुल मिला के ये कि सत्ता तक पहुंचने के लिए घोषणा पत्र जो एक बड़ा आधार होगा उसे बनाने की तमाम कवायद है। और ये दोनों ही पार्टी इस जुगत में लगी हुई है कि घोषणा पत्र के जरिए लोगों के दिल तक पहुंचा जाए और उसे वोट में कन्वर्ट करके मतपेटी में कैद किया जाए ताकि आने वाले समय में सत्ता उनकी हो सके। बहरहाल इस पूरे चर्चा में आज इतना ही। कल एक और नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।